नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 98। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 2 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ शेखीबाज मक्खी को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। हमारी आज की वर्कशीट का नाम है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा है और इसके साथ साथ हमने जो भी वर्कशीट की हैं, आज हम उनकी एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम इनकी रिवीजन कर रहे हैं, हम ये पाठ एक बार दोहराएंगे। एक बार ये पहली वाली पंक्ति पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ शेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। तो हम ये पाठ एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर हम ये वर्कशीट करेंगे। तो ये हमारी हिंदी की किताब में पाठ दूसरा है, शेखीबाज मक्खी। सबसे पहले ये शब्द का मतलब क्या होता है, शेखीबाज। बेटा शेखीबाज वो होता है जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता हो, ठीक है, या फालतू की जो बकवास करता है, ठीक है, बेमतलब की बातें बोलता है। चलिए आज हम एक ऐसी ही मक्खी के बारे में जानेंगे जो अपनी तारीफ करती रहती है। आइए देखते हैं कहानी में क्या है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी स्नान का मतलब क्या होता है, नहाना। तो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है कि जो ये मक्खी है वो शेर से लड़ रही है। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, ठीक है, और वो आग की तरह जलने लगा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई और अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के से। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया। विशाल काय का क्या मतलब होता है, विशाल काय का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है। हाथी बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा, उसको वो क्या बोल रहे हैं, विशाल काय हाथी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली,
धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये कहानी लिखी है श्री योगेश जोशी जी ने। चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। आइए अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि दिए गए शब्दों के वचन यानी एक या अनेक पहचानिए व सही जगह पर लिखिए। तो आपको याद होगा हमने एक वचन और बहुवचन की एक वर्कशीट हमने की थी पिछले हफ्ते, ठीक है। ये उसी का रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक वचन कौन सा होता है? एक वचन वो शब्द होते हैं जो हमें ये बताएं कि वो चीज़ एक ही है, यानी गिनने में जब वो आएगी तो वो एक ही आएगी। और बहुवचन या अनेक वचन क्या होता है? वो शब्द होते हैं जो हमें ये बताएं कि वो जो चीज़ है वो गिनने में एक से ज़्यादा है। कैसे? एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक केला रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? एक केला, ठीक है। और मान लीजिए एक से ज़्यादा केले हैं तो आप क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए 10 हैं तो 10 केले बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो केला शब्द है ये क्या है? ये एक वचन है। और ये जो केले शब्द है ये क्या है? ये बहुवचन है, क्योंकि केला शब्द एक का बोध कराता है यानी एक बताता है, और केले शब्द क्या बताते हैं? कि एक से ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन हमने पढ़ा था। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक वचन और बहुवचन वाली वर्कशीट को दोबारा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से? नदी, मिठाइयाँ, संतरे, पतंगे, किताब, तकिया, बिल्लियाँ, केला, कपड़े, चूहा, जूते और पेड़। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें सही जगह पर लिखना है। सही जगह कौन कौन सी है? इधर हम लिखेंगे एक वचन वाले शब्द, यानी जो हमें क्या बताएं कि चीज़ें एक ही हैं गिनने में जब आती हैं। और इधर इस तरफ दाई तरफ क्या लिखा है? बहुवचन वाले शब्द जो एक से ज़्यादा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शब्द कौन सा है? नदी। तो नदी क्या है? एक वचन है। अगर एक से ज़्यादा नदी होती तो क्या बोलते हम? नदियाँ बोलते, ठीक है। तो नदियाँ क्या है? बहुवचन। लेकिन नदी क्या है? ये एक वचन है, तो इसको हम इधर लिखेंगे। ये देखिए ऐसे, नदी। अगला क्या है? अगला शब्द है मिठाइयाँ। जब मिठाइयाँ बोल दिया तो एक से ज़्यादा मिठाई हो गई, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इधर बहुवचन की तरफ, ठीक है। मिठाइयाँ यानी एक से ज़्यादा मिठाई है। फिर क्या है? संतरे। संतरे क्या है? एक से ज़्यादा है, इधर लिखा हुआ है। फिर क्या है? पतंगे। तो पतंगे एक से ज़्यादा हैं, तो इसको भी हम बहुवचन की तरफ लिखेंगे, ठीक है। एक पतंग होती तो क्या बोलते हम? पतंग बोलते, ठीक है। पतंगे बोला है तो एक से ज़्यादा है। फिर क्या है अगला? किताब। अब यहाँ पर किताब क्या है? एक ही किताब है। एक से ज़्यादा किताब होती तो क्या बोलते हम? किताबें बोलते, लेकिन यहाँ पर किताब ही लिखा है तो वो एक वचन है। फिर क्या है? तकिया। तकिया एक ही है तो एक वचन, इसको भी हम इधर लिख देंगे, लेकिन ये पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये देखिए इधर लिखा हुआ है। फिर क्या है? बिल्लियाँ। तो बिल्लियाँ एक से ज़्यादा हैं तो इसको हम बहुवचन की तरफ लिखेंगे, इधर बिल्लियाँ। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और क्या है? केला। केला क्या है? एक वचन, क्योंकि एक ही केला है तो इधर लिखा हुआ है। आगे है कपड़े। कपड़े क्या है? एक से ज़्यादा है तो कपड़े बहुवचन में आएंगे, कपड़े। फिर क्या है? चूहा। एक चूहा है तो चूहा एक वचन। आगे है जूते। जूते हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं तो जूते हम इधर लिखेंगे। और फिर आखिर में क्या है? पेड़। तो पेड़ एक वचन है तो इसको हम एक वचन की तरफ लिखेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ऐसे ही हम आगे के भी कर लेंगे। अगर कोई और ऐसे शब्द आते हैं तो ये याद रखना है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर।
यहाँ पर लिखा है प्रश्न 2 में कि चित्र देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, हमें आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, मेरा नाम यानी जो चित्र में है उसका नाम लिखना है। और अगला प्रश्न है कि क्या मैं आपके घर में रहता हूँ, हाँ या नहीं। यानी हमें ये बताना है कि जिस चीज़ का चित्र बना हुआ है वो आपके घर के अंदर रहते हैं या नहीं रहते। चलिए आइए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक क्या बनी है, ये है एक तितली। लीजिए, तितली हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या तितली आपके घर में रहती है, नहीं तो तितली में हम क्या लिखेंगे, नहीं, ये हमारे घर पे नहीं रहती। फिर देखिए आगे क्या है, ये है एक मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मच्छर लिख देंगे। अब क्या मच्छर आपके घर में रहते हैं, हाँ रहते हैं, घर के अंदर मच्छर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है एक कॉकरोच, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या ये आपके घर में रहता है, हाँ हो सकता है घर के अंदर कॉकरोच। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्न 3 में कि नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द, यानी संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्द रेखांकित कीजिए। तो संज्ञा शब्द इसने मैं एक बार दोबारा से बता दिया, रिवाइज करा दिया है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पढ़ते हैं तो वो सारे शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा शब्द। हमें क्या करना है, हमें इन नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। यानी आप ये आंसर कैसे लिखेंगे कि जो भी शब्द को मैं रेखांकित करूंगा यानी उसको अंडरलाइन करूंगा, आपको वो शब्द अपनी कॉपी में लिख लेना है संज्ञा शब्द के नाम से। तो आइए पहले हम ये वाक्य पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य है कि मेरे देश का नाम भारत है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है एक तो देश और दूसरा संज्ञा शब्द है भारत। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे वाक्य में है यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, एक चीज़ का नाम है किताब, तो किताब को भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तीसरे वाक्य में क्या है, यहाँ पर है राजू दिल्ली में रहता है। तो इसमें संज्ञा शब्द है एक तो राजू किसी व्यक्ति का नाम है, दूसरा है दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो ये दोनों शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और चौथे में क्या है, मुझे जोकर पर हंसी आ रही है। तो इसमें एक तो जोकर है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है, और एक शब्द है हंसी, ये क्या है, ये एक भाव का नाम है, एक भावना का नाम है। तो इसमें से हमने जो भी शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, उनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए संज्ञा शब्दों के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों क्या आपको पता है, क्या पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष यानी हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, एक बार इधर नीचे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जयंती का मतलब होता है जन्म दिवस, ठीक है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक पद नीचे उप प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी माना जाता है। लौह पुरुष, इंग्लिश में इनको आयरन मैन भी बोलते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 562 यानी 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारतवर्ष में, भारत देश में 562 क्या थी, रियासतें थीं, जिनको हम इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 6, 7, 8 में। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उन सबको इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये कार्य किन्होंने किया, ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। ठीक है, तो इसीलिए उनको उनके जन्मदिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। यानी वो अपने भारतवर्ष में क्या लेके आए थे, एकता लेके आए थे। ठीक है, इतने सारे रियासतों को उन्होंने जोड़कर इकट्ठा किया और भारत देश का निर्माण किया दोबारा से। ठीक है, आइए और पढ़ लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, यानी भारत देश की जो संस्कृति है वो काफ़ी आगे की है। भाषाई,
क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यानी भारत में क्या है, बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय यानी अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं। अलग अलग धार्मिक विविधता भी हैं, ठीक है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे धर्म भी हैं। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद भी, यानी इतने अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी भारत देश में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यानी एक ही सूत्र में, यानी एक ही धागे में बंधे हुए हैं। और इन सब का श्रेय किसको जाता है? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। और यदि आपने थोड़े दिन पहले ये खबर सुनी हो कि 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैचू बनवाई थी, ठीक है, जिसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। यानी किसके दिवस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। वो कौन सी स्टैचू थी? वो थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये विश्व की, यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, ठीक है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। और वो किन की स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए, इधर यहाँ पर एक छोटी सी पोएम भी दी हुई है, इसमें देख लेते हैं क्या है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी वो यही बता रहा है कि हिंद देश के निवासी, यानी हिंद देश में जो रहते हैं, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, वो सब एक ही हैं। फिर चाहे या तो उनका रंग अलग हो सकता है, उनका रूप अलग हो सकता है, उनका पहनावे का तरीका अलग हो सकता है, उनकी भाषा भी अलग हो सकती है, लेकिन अगर वो भारत देश के निवासी हैं तो वो सब एक ही हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और क्या लिखा है? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब क्या है? फूलों के नाम हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। यानी वो फिर से भारत देश के निवासियों के बारे में बोल रहा है कि वो अलग अलग तरह के फूलों जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एक ही माला में बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, ठीक है, एक भारत देश की तरह। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।